मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, मुल्क हिंदुस्तान की सारी आवाम को साल का एक दिन ऐसा है जिसका इंतज़ार रहता है। पहले 28 फरवरी का इंतज़ार रहता था। जब से एनडीए हुकूमत आई है 2014 में, तो 1 फरवरी का इंतज़ार रहता है, क्योंकि उस दिन मुल्क की मईशत डिसाइड होती है, बजट डिसाइड और अ, किसको क्या मिलेगा और क्या मराहत मिलेंगे, ये जो है तजस्सुस बरकरार रहता है। और तकरीबन होता ये है कि जब बजट पेश होता है, तो मायूसी का इज़हार हर तरफ से होता है। क्या इस साल भी ऐसा ही हुआ? ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ा आईएएस ऑफ़िसर व मशहूर इकोनॉमिस्ट और मर्री चेन्नारेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के प्रोफेसर हैं। आईएसबी में भी जो है आप इकोनॉमी की तालीम देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे खिदमत खल्क़ के कामों में ये साहब मसरूफ़ हैं। मेरी मुराद है जनाब प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान साहब से। आमिरुल्लाह खान साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब, ये जो बजट पेश हुआ है 1 फरवरी को, तो इसके ताल्लुक से आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है? देखिए, जब बजट हमने सुना या पढ़ा तो पहले ये समझ में आया कि इस बजट में गवर्नमेंट को ये साफ जाहिर हो गया है कि अब इकोनॉमी का हाल बड़ा खस्ता है और इस इकोनॉमिक डिक्लाइन का अब कोई जल्दी हल निकलने वाला है नहीं। तो उस वजह से इस इकोनॉमिक सर्वे में भी और बजट में भी इस बात का खुले लफ्जों में नहीं लेकिन दबे लफ्जों में इसका एतराफ़ है कि इकोनॉमी की हालत नाजुक है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है और ग्रोथ पे बहुत सारे मसले हैं। दूसरी बात ये कि ये भी साफ जाहिर है कि गवर्नमेंट को अब ये लगने लगा है कि अपनी अपने इलेक्शन के लिए या अपना इलेक्शन जीतने के लिए इस गवर्नमेंट को मईशत से कोई उम्मीद नहीं है। वो दुनिया भर में ये सोचा जाता है कि अगर अच्छी माशी हालत हो तो जो गवर्नमेंट होती है उसको वोट मिलता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को अब ये समझ में आ गया है कि लोग माशी हालत की बदहाली के बावजूद इसी गवर्नमेंट को वोट देंगे। इसलिए इस बजट में कोई उमूमन जो होता है कि जहां इलेक्शन होने वाला होता है वहां की 2 रेलवे लाइन डिक्लेयर हो जाती हैं, 2 कुएं खुद जाते हैं, 4 बिल्डिंगें बन जाती हैं, उसका कोई अनाउंसमेंट नहीं है, क्योंकि ये जाहिर है कि यूपी पंजाब वाले इलेक्शन में मईशत का कोई रोल होने वाला नहीं है। वहाँ वही वो हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद वाली बहस छिड़ने वाली है, इसीलिए उन चीज़ों का कोई जिक्र नहीं है इस बजट में। जो आखिरी बात मैं बोलना चाह रहा हूँ इस सवाल के जवाब में, वो ये जो सबसे ज़्यादा मुझे स्ट्राइक किया वो ये कि देखिए, पिछले 25-30 साल से जब से मैं खुसूसन बजट बड़ी क्लोजली देख रहा हूँ, तो अच्छे बजट आए, बुरे बजट आए। ज़्यादातर बजटों की हमने तनकीद की क्योंकि हमारी ट्रेनिंग इकोनॉमिस्ट की होती है ये कि हम तनकीद करें। तो लेकिन हर बजट में ये साफ जाहिर होता था पिछले बजट तक भी कि इस बजट के पीछे मेहनत बहुत हुई है, कि 4-6 महीने से बहुत सारे बड़े बड़े अफसर और पॉलिटिशियन ने बैठ के हर उस शोबे पे बड़ी बड़ी करीबी से उसको जांचा और ये देखा कि ये जो नंबर हैं वो किस तरह के हैं और इनको क्या किया जाए। इस बजट में पहली बार ऐसा लगा कि ये बिल्कुल अफरा तफरी में बनाया गया, कि ये बिल्कुल पिछले 4-5 दिनों में या पिछले 8-10 दिनों में चंद लोगों ने मिलकर जल्दी जल्दी से बना दिया है। वो जो एक रिगर होता है बजट,
वो जो एक मेहनत नजर आती है बजट में, वो इस बजट में नजर नहीं आई। इसीलिए मैंने 2-3 जगह जहाँ पे पूछा गया, मैंने कहा मेरे हिसाब से दिस इज अ लेजी बजट, अ लेजी बजट, लेजी, लेजी बजट। या डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर लूजिंग देयर पॉपुलैरिटी, और फिर उसका 5 रियासतों में इलेक्शन है, इसके बावजूद ऐसी कोई जो है नजर नहीं आती बात कि लोग इस बजट से खुश हों। तो गवर्नमेंट इतनी एम्बोल्डन्ड हो गई है, जैसा कि आपने बताया कि पोलराइज करो और इलेक्शन जीत लो। तो अब यहाँ नौबत आ गई है कि कुछ भी करो, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, लिहाजा हमको ये देना है, आप चाहे कबूल करो या ना करो। यही समझ में आ रहा है। और जो आपने पहली बात कही वो भी शायद गलत है, क्योंकि लैक लॉस ऑफ पॉपुलैरिटी तो नजर नहीं आ रही, सिवाय पंजाब के, जहाँ पे यहाँ का फार्मर और यहाँ का सिख वोटर नाराज है। बाकी हर जगह तो लग रहा है कि पॉपुलैरिटी वैसी की वैसी है, और कोई इस बात की फिक्र नहीं कर रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जा रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारा जो उधार है वो बढ़ गया है। गवर्नमेंट की और प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी तो लगता है वैसी की वैसी। मेरा ये मानना है जी, कि ये जो आम आदमी को जो नुकसान हो रहा है, जी उसके हाँ, जॉब छीने गए, और उसको जो है टैक्सेस की शक्ल में ज़्यादा खर्चा है। हर हर थोड़े दिन में गैस का जो है रेट बढ़ता है, पेट्रोल का रेट बढ़ता है। आम आदमी तो नंगा हो रहा है। यकीनन वो पॉलिटिशियन से तो वो नाराज ज़रूर होगा, मगर चूंकि एक जो मजहबी मुनाफरत फैला दी गई है, उस वजह से वो नाराजगी के बावजूद भी वोट डालेगा। ये मैं ऐसा सोचता हूँ। आप क्या फरमाते हैं? बहुत बहुत सही कहा आपने। एक बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कल लिखा था यही बात। उन्होंने कहा कि उमूमन तो ये होता है कि जब इस तरह की परेशानियां नजर आती हैं तो लोग अपने पॉलिटिकल लीडरशिप से नाराज हो जाते हैं। लेकिन जहां ये पॉलिटिकल लीडरशिप उस नाराजगी को एक मजहबी अंडरलाइनिंग कर देती है, तो वहां पे वही जो नजाकत और वही जो परेशानियां हैं वो उन लोगों को मजबूर कर देती कि वो उसी तरफ जाए हम्म। जहां से ये सब प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। उनको उसी में फिर लगता है कि इसी में इसी में हम खुश रहेंगे। हम्म। तो ये हो रहा है इंडिया में कि जहां एंजाइटी बढ़ रही है, जहां स्ट्रेस बढ़ रहा है, वहीं वोटर को सुकून मिल रहा है हिंदुत्व का। हम्म। जी। तो इस वजह से आसान ये है कि कहाँ वो मुश्किल इकोनॉमिक्स पढ़ें और सीखें और उसको इकोनॉमिक पॉलिसी सुधारें। चलो ये मजहबी तासुब भी कर लें, वो आसान भी है और उसका रिजल्ट गारंटीड है। इकोनॉमी का तो रिजल्ट आप जितना मेहनत कर ले गारंटीड तो नहीं होता। हम्म। जी, सही। सही है। इसके रिजल्ट गारंटीड आ रहे हैं। तो जी, ये जो पहली बार बजट पेश किया गया था 2014 में, तो 2022 का बेंचमार्क रखा गया था, और 2022 में हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं। हम जो है आज़ादी का महा उत्सव कुछ मना रहे हैं ये लोग। जी, तो हाँ जी। ये जो है मनाएंगे, पूरी तरक्की हो जाएगी, कोई आदमी बेघर नहीं रहेगा, सबको ज़ाती मकान होंगे, और लाखों जॉब्स हम दे देंगे, करोड़ों जॉब्स दे देंगे, रोड्स इतने अच्छे बन जाएंगे, सब हो जाएगा। अब जब हम 22 में कदम रखते हैं, तो हम पाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर ये होता है कि अगला बेंचमार्क दिया जाता है, जो कि 3 गुना ज्यादा। जी, और 25 साल आगे आप देखिए, 2047 में जब हिंदुस्तान 100 साल मुकम्मिल करेगा, तब आप खुशहाल हो जाएंगे। तो ये क्या बेवकूफ बनाना है, या फिर ये क्या स्ट्रैटेजी है? ये बहुत अच्छी बात याद दिलाई आपने। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल हो जाएगा, हम्म। कि सबको घर मिल जाएंगे। जब हमने ये सोचा था कि शायद ये बहुत चालाकी से बात कर रहे हैं कि इनको मालूम है 5 साल बाद ये रहेंगे ही नहीं, तो चलो 7 साल बाद का ख्वाब दिखाया जाए। लेकिन अब तो जीत भी गए।
और किसी को याद भी नहीं है, आप ही ने याद किया ये कि हाउसिंग फॉर ऑल उन्होंने कहा। मैंने वो जो लेजी बजट कहा, वो एक वजह ये भी थी कि कम से कम फाइनेंस मिनिस्टर को या जो भी बजट लिख रहा हो उसको ये ख्याल होना चाहिए था कि आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने 8 साल पहले कहा था कि 2022 तक सबको घर दे देंगे। फिर आपने बजट में लिख दिया है कि हम 80 लाख घर देंगे। भाई अगर सबको घर मिल गए हैं 2022 में, तो ये 80 लाख घर का करेंगे क्या? और अगर नहीं मिले हैं तो आप उसको समझाइए कि भी हाँ अभी तक नहीं बन पाए, 80 लाख बचे हुए हैं, वो हम इस साल दे रहे हैं। उसके बाद एक और आप देखिए काहिली का मुजाहरा कि आपने लिखा है 80 लाख घर देंगे और इसके लिए हम 45,000 करोड़ एलोकेट कर रहे हैं। कोई भी छोटा बच्चा अगर डिवीजन जानता हो तो डिवाइड करे तो पता चलेगा कि हर घर 55,000 का हो, और 55,000 में कौन सा घर बनेगा? अब किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि हम साल भर में 80 लाख घर बनाएंगे और हर घर की कीमत 55,000 रुपए होगी। दूसरी बात आपने कही कि करोड़ों नौकरियां, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे हर साल, और अब कह रहे हैं, अब फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम 60 लाख नौकरियां पैदा करेंगे अगले 5 साल में। भाई या आपको जरूरत 1 करोड़ नौकरियों की है ना साल भर में, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था। 8 साल के बाद जब आपने कोई नौकरियां पैदा नहीं की, अब आप कह रहे हैं कि हम 60 लाख नौकरियां अगले 5 साल में पैदा करें, यानी 12 लाख नौकरियां एक साल में, जब आपने 12 लाख नौकरियां हर महीने का प्रॉमिस किया था। तो या तो ये कि इस बात का क्या तकिया है कि किसी को याद नहीं रहता है कि आपने पिछले साल क्या कहा, या इस बात, या ये कि ठीक है हमने जो कह दिया, नहीं हुआ। तो ये इससे होता ये है कि 2 चीजें होती हैं इससे। एक तो ये समझ में आता है कि आपको अब कोई दिलचस्पी है नहीं, 4 बजट आपने पेश कर लिया, अब आपको कोई दिलचस्पी नहीं है अपनी नौकरी से। दूसरी जो ज्यादा संगीन बात है वो ये कि लोगों को अब ये लगने लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही कहते हुए, सारी जो क्रेडिबिलिटी होती है ना गवर्नमेंट की, नंबर्स की, डेटा की, प्रॉमिस की, वो खत्म हो जाती है जब आप इस तरह की गलतियां करते हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पे कि ऐसी बुनियादी सिंपल सी बिल्कुल केयरलेस तरह की गलतियां इतने बड़े डॉक्यूमेंट में, यूनियन बजट में, ये कैसे गवारा हो सकता? अगर ये कहीं और किसी और मुल्क में होता तो अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया जाता। तो डेमोक्रेसी इन जेओपर्डी, इंडिया का ये हाल है। यहाँ पर आप जो वादे करते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी जीरो है। ये अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए हमारे सिस्टम में क्या तब्दीलियां करनी चाहिए? ये अकाउंटेबिलिटी पे मुझे एक और बात याद आ गई, वो मैं बताऊं आपको। पिछले साल इसी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम 1.7 लाख करोड़ कमाएंगे गवर्नमेंट के पीएसयूज को बेच के, पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेच के, 1.7 लाख करोड़। अब कहीं नहीं बताया कि आखिर कितना कमाया गया, लेकिन अगर आप ढूंढ ढांड के देखें तो उसका 1/10 भी हमने अचीव नहीं किया। हमने 17,000 करोड़ भी नहीं कमाए उसमें, और कोई पूछने वाला नहीं। फिर पिछले साल उन्होंने कहा था कि हम 6 लाख करोड़ खर्च करेंगे। किस चीज में कहा था? 6 लाख करोड़ कोई एक सेक्टर पे उन्होंने कहा था कि 6 लाख करोड़ खर्च करेंगे। एक पैसा भी शायद खर्च नहीं हुआ उसका, और उसका कोई पूछने वाला नहीं। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, वो ये है, जहाँ जो हर जगह होता है कि जब आप बजट पढ़ते हैं तो आप पहले ये बताते हैं कि देखिए ये पिछले साल का ये बजट था। पिछले साल हमने कहा था कि हम 10 यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, इस साल में हमने 11 यूनिवर्सिटी बनाई या 9 यूनिवर्सिटी बनाई, और एक इस वजह से नहीं बनी। हमने कहा था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन हमने 4 लाख नौकरियां, इसकी वजह ये थी। तो पहला हिस्सा ये होता है कि कोई भी मीटिंग में आप कोई छोटे इदारे की मीटिंग लीजिए, जब मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर पेश करता है अपनी रिपोर्ट, तो पहले वो ये कहता है कि हमने पिछले साल क्या कहा था और उसके बनिस्बत हमने किया क्या, और हम इस साल अगले साल के लिए क्या कह रहे हैं।
हमारे पास हम आके एक तकरीर किया कर देते हैं कि हम अगले साल ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, और हमारा हर आदमी ये कहता है कि वाह आपने तो ऐसा बजट पढ़ दिया जो आज तक नहीं पढ़ा गया। तो उस वजह से जब तक हम ये नहीं शुरू करें कि लोगों को पहले ये बताएं कि आखिर पिछले साल क्या हुआ था, तब तक कैसे अकाउंटेबिलिटी होगी। और वो बड़ा आसान है, क्योंकि आपने जो पिछले साल कहा वो तो है, रिकॉर्डेड है। अब आप वो बताइए कि भाई ये हुआ, ये नहीं हुआ, और उसकी वजह बता दीजिए बस। जब से कोई भी बच्चा होश संभालता है, उसे जब स्कूल में दाखिला दिया जाता है, तो हर पड़ाव पर उसका इम्तिहान होता है, और जब तक कि वो मिनिमम निशानात हासिल नहीं करता, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, उसे डिटेन कर दिया जाता है। तो बिल्कुल इतना सही बड़ा कहा, मुल्क संभाल रहे हैं, क्या इनके भी कोई पासिंग मार्क्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अकाउंटेबिलिटी, बजट अकाउंटेबिलिटी, ये हर, मैंने आपसे कहा ना, हर छोटे इदारे में, अगर आप छोटी सी दुकान भी चला रहे तब भी आपसे मालिक ये पूछता है कि भाई पिछले महीने क्या हुआ या पिछले हफ्ते क्या हुआ। अब उसके बाद आप बताइए कि अगले अगले महीने क्या होगा। ये तो नहीं होता है कि आप सिर्फ फ्यूचर की बात करते रहे। हमारे पास ये मसला है कि हम बताते ही नहीं कि हमने क्या किया था और क्यों नहीं किया। तो आपकी नज़र में इसका सल्यूशन क्या है? यही कि पहले बजट बजट का जो डिस्कशन हो वो दो हिस्सों में हो। पहले कौन 15 मिनट इनिशिएट करेगा डिस्कशन? फाइनेंस मिनिस्टर खुद वो आके कहें कि देखो भाई, अब मैं आपको तो बता रही हूँ कि इम्तिहान से बचेंगे ना, जी, वो तो इम्तिहान से बचेंगे। हाँ हाँ, तो वही हमारे पार्लियामेंट को चाहिए कि वो कहे देखो भाई, आप पहला आधा घंटा या पहले 15 मिनट हमको पिछले बजट के प्रोमिसेस बताइए और बताइए कहाँ तक पहुंचे, और अब हम्म, अगले आधे घंटे तक आप अगले साल की बात कीजिए। हम्म, ये तो बड़ा आसान है, इसमें कोई मुश्किल काम है ही। अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम चाहिए कि हमारी मीडिया, हम जैसे लोग, एकेडमिक लोग, वो लिख के पूछे कि भाई देखिए आपने पिछले साल तो ये किया था, अब आप बताइए कि आपसे इनमें कौन कौन सी चीज़ें आपने की और क्यों नहीं की। लेकिन हमारे यहाँ हम भी भूल जाते हैं, हमें भी याद नहीं कि पिछले साल क्या कहा था। हमने पिछले साल भी वाह वाह की, इस साल भी वाह वाह कर रहे हैं, और वहीं के वहीं है। बिल्कुल। अब ये मामला है कि जो है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना तो रहे हैं, मगर वो उत्सव की कैफियत ही नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हम अमृत काल में पहुंच चुके हैं और 25 साल में अचीव करेंगे। तो यही होता है, ये, जी, यही होता है कि बड़ा आसान है ये कहना कि चलो भाई आप जल्दी क्यों कर रहे हैं, 25 साल और रुकिए, वो कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने पर। हम्म, हम्म। कोई अगर स्कूली बच्चा ये कहे कि टीचर मैं आज तो अच्छा नहीं पढ़ा, मैं 25 साल में अच्छा पढ़ लूंगा, 25 साल, लिहाजा मुझे अब जो है पास कर दीजिए। है कोई यही यही कोई इदारा ऐसा है जो आगे बढ़ाएगा? कितने स्ट्रिंजेंट होते जा रहे हैं स्कूल में पास होने के मामले, मगर ये पॉलिटिक्स इतनी गंदी, इतनी लो लेवल की क्यों हो गई है? क्या सारी दुनिया में ऐसा ही है या फिर हिंदुस्तान का ये हाल है? जहां जहां पे भी की पॉलिटिक्स इकोनॉमी से हट के मजहब की तरफ आ गई है, हम्म, वहां वहां यही हाल हुआ है। आप देखिए, अक्सर हम हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद याद दिलाते रहते हैं कि पाकिस्तान फेल स्टेट है। तो वही हुआ, जब से पाकिस्तान ने मजहब का रुख इख्तियार कर लिया, तो इकोनॉमी भी बर्बाद हो गई। वही हाल इंग्लैंड का हो गया, वही हाल अमेरिका का है। जहाँ जहाँ पे भी मदाखलत जो है वो मजहब की या हिस्ट्री की आ गई है। श्रीलंका अच्छा खासा मुल्क था, जैसे ही वो उनको याद आया कि वो बुद्धिस्ट हैं और उनको चाहिए कि वो गैर बुद्धिस्ट के खिलाफ जंग करें, तो श्रीलंका की हालत कमजोर हो गई। हमें चाहिए कि हम ये समझ जाएं कि भाई किस चीज़ का क्या रोल होता है, मजहब का क्या रोल है, मईशत का क्या रोल है, पॉलिटिक्स का क्या रोल है, और उसको अलग अलग रखें। अब हर जगह थोड़ी हर चीज़ लगा देंगे कि भाई क्रिकेट में भी हम हिंदुत्व देखेंगे और आईआईटी में भी हिंदुत्व होगा। अब आप देखिए, आईआईटी का कैलेंडर हिंदुत्व का कैलेंडर है। यानी अगर जब आप ये करने लगेंगे तो ना हिंदुत्व रहेगा ना आईआईटी रहेगा। जी।
अब आखिरी सवाल एज एन इकोनॉमिस्ट आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो 39 लाख चिल्लर का जो बजट करोड़ बजट का जो पेश किया गया है, उसमें से 9,40,000 करोड़ तो सिर्फ जो कर्ज लिया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या फिर कहाँ से लिया, उसका सूद अदा करने में 25% बजट तो ऐसे ही खर्च हो रहा है, असल तो दरकिनार। तो अब ये इतने कर्जे में जब मुल्क फंसा हुआ रहेगा, तो आगे मुल्क की मईशत को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि ये लोन जो है आईएमएफ से नहीं लिया। ये लोन वो होता है जो हर जगह से लेते हैं, थोड़ा लोन एलआईसी से, थोड़ा एसबीआई से, थोड़ा बैंक फलान अलग अलग बैंक से लेकिन ये महंगे लोन होते हैं। अब आप देखिए कि हमें डिफेंस से ज़्यादा, डिफेंस में हम 5 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं और इंटरेस्ट पे हम 9 लाख करोड़ खर्च करेंगे, तो हम अपनी डिफेंस से ज़्यादा से दुगना खर्च हमारे डेट सर्विसिंग में कर रहे हैं। वो आपने सही कहा कि असल तो दूर की बात, हम सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट 10-10 लाख करोड़ का कर रहे हैं। अगर कर्ज बढ़ जाए तो कर्ज का बढ़ना उतना मसला नहीं है, नहीं उतना बड़ा मसला नहीं। ठीक है, आपने कर्ज ले लिया, जैसे हम और आप हैं, हमारी तनख्वाह अगर 1,000 रुपए है और हम उसमें से 20 रुपए या 200 रुपए इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन जो हमने खरीदा उस लोन से उसकी कीमत बढ़ रही है या उससे लोगों को फायदा हो रहा है, तब वो जस्टिफाइड है। लेकिन अगर आप कर्ज ले रहे हैं और आपने एक स्टैच्यू बना, अगर आप कर्ज ले रहे हैं और आपने एक नया महल बना दिया, अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो और आपने उसको बांट दिया मंदिरों और मस्जिदों में, तो उस कर्ज का कोई जवाब नहीं, उस कर्ज को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो हम जो ये कर्ज बार बार लेते जा रहे हैं, इस कर्ज का बाकायदा कर्ज के एतबार से हमें कोई एतराज नहीं। आप लीजिए कर्ज, लेकिन आप ये बताइए कि उस कर्ज का घर क्या है और उस खर्च से आपको जो रिटर्न आ रहा है वो 9 लाख करोड़ से ज्यादा है या कम है। अगर आप कर्ज लें और आप कमा रहे हैं 12 लाख करोड़ और 9 लाख करोड़ इंटरेस्ट में लौटा रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप 9 लाख करोड़ इंटरेस्ट दे रहे हैं और आप कमा उससे रहे हैं 90 करोड़, तब तो फिर बड़ा मसला है। और ये प्रॉब्लम है हमारे साथ कि इस गवर्नमेंट ने ये तय कर लिया है कि वो खर्च जो चाहे करेंगे, जिस पे चाहे करें। कि अगर सरदार पटेल की स्टैच्यू बनानी है 3,000 करोड़ की तो हम बनाएंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर का महल 13,000 करोड़ का बनाना है तो हम बनाएंगे, और इसके लिए कर्ज लेना पड़ेगा तो ले, इससे किसी को फायदा हो चाहे नुकसान। मसला वो है कि आपकी कर्ज आप कितनी जिम्मेदारी से लेंगे। मैं अगर कर्ज लूँ क्योंकि मुझे बच्चे की फीस पे करनी, मैं अगर कर्ज लूँ कि मेरा बेटा बीमार है, मैं अगर कर्ज लेके घर की छत रिपेयर करूँ, तब तो समझ में आता है। लेकिन मैं अगर कर्ज लेके पिक्चर देखने जाऊँ, मैं अगर कर्ज लेके अपने घर में शैंडेलियर लगा दूँ, तो वो कर्ज की कर्ज का कोई जवाब, कोई रीजन। और हमारे पास यही हो रहा है कि हम ये कर्ज इतना ज्यादा ले रहे हैं कि इसको आगे जाके सर्विस करना बड़ा मुश्किल होता है। और जब हम मफलूज हो जाते हैं तो हमारी जो मार्केटेबिलिटी होती है, जो मार्केट में हमारी इमेज होती है, वो खराब हो जाती है। और देखिए, ये जो अंबानी, अडानी, कोटक, विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, इन सब लोगों की मार्केट में अंबानी अडानी की तो अभी हालत अच्छी है, लेकिन बाकी सब लोगों की मार्केट में कमजोर इमेज इस वजह से है क्योंकि पता चल गया है लोगों को कि इन सब लोगों के पास 40,000 50,000 रुपए का कर्ज है, करोड़ रुपए का। वही इंडिया के बारे में होगा कि अरे इस मुल्क में तो ये तो बड़ा मफरूज मुल्क है, इस मुल्क से बच के रहिए। हाँ, चाइना के पास हमसे 10 गुना ज्यादा लोन, लेकिन चाइना ने उस 10 गुना ज्यादा लोन लेके करोड़ों लोगों को फायदा किया है। उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन गई उनकी वजह से, वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं दुनिया। तो ये जिम्मेदारी वाली बात होती है। कर्ज खुद उतना बड़ा मसला नहीं होता।
बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि किस तरह से हुकूमत हिंद डेड इन्वेस्टमेंट में पैसे लगा रही है, कोई प्रोडक्टिविटी कॉज में जहाँ पैसा बढ़ सकता हो, जहाँ पे कर्जा जितना ले रहे हैं उससे आमदनी ज़्यादा हो सकती हो, ऐसी जगहों पर पैसे नहीं लगा रहे हैं, बल्कि अपने शाहाना शौक पूरा करने के लिए और जो है बेकार की फजूल की चीज़ों में दिखावे के लिए सारे कर्ज ले रहे हैं। इससे मुल्क की साख मार्केट में मुतासर हो सकती है। तो इसका ये मतलब निकला कि आगे जाके इकोनॉमी का और बुरा हाल भी हो सकता है। अब इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आमिर साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमसे बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हम सिर्फ़ दुआ ही कर सकते हैं कि मुल्क हिंदुस्तान हर तरीक़े से तरक्की करे, वरना तो जो लीडरान हैं, जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, जो अपने आप को सेवक कहते हैं, वो सिर्फ़ अपनी सेवा कर रहे हैं और किसी की चौकीदारी नहीं, बल्कि मुल्क को ऑफ गार्ड कर रहे हैं। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।